नमस्ते बच्चों। आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं अब जो भी बताऊंगा इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको स्ट्रेस दूंगा, वो इसलिए क्योंकि अब ये जो है बिल्कुल अलग पार्ट है। इसके पहले बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको मिले होंगे जो 11th क्लास के चैप्टर्स थे, बट अब जो है वो न्यू सेक्शन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, और इसी को हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। इट मीन्स ये जो इफेक्ट है ये हेनरी के द्वारा प्रोपोज किया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है हेनरीज लॉ। तो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व्ड होगा, यह हम हेनरीज लॉ की मदद से जान पाएंगे। और ये देखते हैं कि कितना अमाउंट जो है पर्टिकुलर सॉल्यूट का, आई मीन गैस का पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है, इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। क्या हुआ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। इस लॉ को हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। देखिए ये लॉ कहता क्या है, समझिए पहले। वी हैव अ कंटेनर containing the liquid. You betterly know the gases are feebly dissolved in water. कोई भी गैस की बात आप करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे बहुत कम डिसॉल्व होते हैं हमारे लिक्विड में। आप यदि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ हमारे गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, यह सॉल्युबिलिटी हमारे लिक्विड में बढ़ती चली जाती है। इसी चीज को हमें यहाँ पे समझाना है कि वो कौन सा अमाउंट होगा, कितना गैस डिसॉल्व करेगा, कितना प्रेशर बढ़ाने पर, इसका जिक्र हम हेनरीज लॉ में करते हैं। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। द लॉ स्टेट्स दैट, माइंड कीजिएगा, द लॉ स्टेट्स दैट द partial pressure of the gas, partial pressure of the gas dissolved in liquid dissolved in the particular amount of the liquid at the constant temperature. Remember, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम इस लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने लिखा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द लिक्विड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज directly proportional to the mole fraction. Remember, mole fraction of that gas in the liquid.
जरा गौर से सुनिएगा हमने क्या लिखा है। हमने बोला है लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, रिमेंबर पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर हमें किसका लिखना है, पार्शियल प्रेशर हमें गैस का लिखना है, result in the particular amount of the liquid at the constant temperature. Again remember this point, here is the constant temperature is directly proportional to the mole fraction of that gas. that gas कौन सा, वही गैस जो डिजोल्व किए थे, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए हम यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाले हैं लेट, हमने माना हुआ है Pg is equal to partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, ये पार्शियल वर्ड आपको पहले से मालूम है। यदि हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं उसमें पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है दैट विल गिव यू दी पार्शियल प्रेशर। बोलेगा यहाँ क्या है जनाब, यहाँ हमारे लिक्विड का भी तो वेपर होगा सरफेस पे और ये गैस भी होंगे, इसीलिए यहाँ भी हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी लिक्विड का वेपर है और कोई गैस है, तो यहाँ पे भी हम लोग पार्शियल प्रेशर की ही बात करेंगे। तो हमने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस Pg, Xg हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, उसी गैस की बात कर रहा हूं जिसे डिजोल्व करवाना है, जिसका पार्शियल प्रेशर है उसी का मोल फ्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ के मुतालिक क्या हो जाएगा, Pg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xg। आप देखिए ना ये कब की बात है, जब टेम्परेचर अपन का कांस्टेंट होता है। आइए इफ यू रिप्लेस द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन व्हाट विल हैपन, Pg is equal to Kh into Xg, equation number 1। Here is the constant, Henry's law constant, Henry's law constant। रिमेंबर हमने ये पार्शियल प्रेशर गैस का लिखा है, अब हम लिखने वाले हैं KH is equal to Pg divided by Xg। कहता है कि जो हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, इनका यूनिट जो है वो पार्शियल प्रेशर यानी कि प्रेशर का जो यूनिट है उसी के इक्वल है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, यूनिट लेस, और इसका यूनिट है हमारा ATM है, बार है, mm of Hg है एंड सो ऑन। इसका मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो हमारे प्रेशर का यूनिट होगा, तो हम कहेंगे द यूनिट ऑफ KH resembles the unit of the pressure। क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, ये रेशियो है 2 मोल का, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होगा, तो यूनिट केवल होगा इनका। इसका मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वही यूनिट होगा जो इनका यूनिट होगा। अब देखिए हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं आपको। आपने बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, याद रखेंगे। यानी कि आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है, तब तो हम बड़ा आराम से कहने वाले हैं
कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट यदि हमारा डिक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा। सपोज कीजिए हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं A, B, C और D, और मैं ये बताया कि इनका जो KH का वैल्यू है वो 10⁻⁻4 atm है, ये 10⁻⁻6 atm है, ये हमारा 10⁻⁸ atm है, और ये हमारा 10⁻⁹ atm है। आप मुझे बताइए ये वैल्यू ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी कम होगा, ये कम होने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। इट मीन्स A, B, C और D में जो गैस के सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, यह सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये वाली गैस सबसे ज्यादा डिजॉल्व करेगा और ये वाला कम डिजॉल्व करेगा। ये हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात कही आपको। ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है हमारे गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन the nature of the gases, depends upon the nature of the gases। आइए अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है, यह हेनरीज कांस्टेंट ड्रास्टिकली हमारे सॉल्युबिलिटी को जो है अफेक्ट करने जा रहा है। तो टेम्परेचर से भी रिलेटेड है और गैस के नेचर से भी रिलेटेड है। अच्छा, यदि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है हेनरीज लॉ, तो एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ लिखने वाले हैं Pg = KH × Xg, since Pg = KH × Xg। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, तो KH बोलेंगे Ng/Ng + NL। ये नंबर ऑफ मोल लिक्विड का है, नंबर ऑफ मोल गैस का है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को मैंने लिखा इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय टोटल कंपोनेंट। आपको मालूम है कि बहुत कम होगा, देयरफॉर हम इस केस में लिख सकते हैं Pg = KH और Ng/NL। तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया। जब हम बात करते हैं कि हमारा गैस बहुत ही कम सॉल्युबल होता है लिक्विड में तब, और ये सही भी है। तो ये था आपका हेनरीज लॉ। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपका हेनरीज लॉ कहता क्या है। द लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व करना है उसका पार्शियल प्रेशर जो हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है डिजॉल्व करना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस dissolved in the particular amount of the liquid at the constant temperature is directly proportional to the mole fraction of that gas in the liquid. Let Pg is here partial pressure of the gas, Xg is here mole fraction of that gas. According to law, Pg is directly proportional to Xg, but condition is here temperature remains constant. If you replace this proportionality sign, then you are going to put a constant that is called Henry's law constant. And now you are going to express KH as Pg divided by Xg. Of course, mole fraction is unitless and pressure has unit. So the unit of Henry's law constant resembles with the unit of the pressure.
Now, the Henry's constant relates with the temperature and nature of the gases. But how? If you increase the temperature, the magnitude of the Henry's law constant increases and is inversely related with the solubility of the gas. Suppose we have 4 different gases with different values of KH. Naturally, the gas D will be highest soluble in the liquid because its KH value is least. ये लिस्ट है, देन ये आपका मोस्ट होगा. KH it is also dependent on the nature of the gases. जैसे अमोनिया का अलग, नाइट्रोजन का अलग, CO2 का अलग, ये सारे अलग अलग होंगे. So this is all about the Henry's law, and now we have to go through the application of the Henry's law. आइए, अभी हमने आपको हेनरीज लॉ बहुत ही अच्छे से समझाया है. अब यहाँ देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है. ये हमारा ग्राफ है, बिल्कुल ही आसान सा प्रैक्टिकली ये बनाया गया है. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एसियल गैस है साइक्लोहेक्सेन लिक्विड में, और ये पार्शियल प्रेशर एसियल गैस का. जो गैस यहाँ है पार्शियल प्रेशर, वही उसी का आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी लिया गया है. अभी आपने सीखा है जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, मगर शर्त यही है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो ये हमारा ग्राफ है. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में. आप सभी लोग जानते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ है. फर्स्ट एप्लीकेशन इन मेकिंग सोडा वाटर. Carbon dioxide gas is dissolved in soft drink under high pressure and seal. CO2 हाई प्रेशर पे फिल किया हुआ होता है और ऊपर से सील लगाया होता है. दूसरा यूज है इन डाइविंग, गोताखोरी में. द डाइवर यूजेस एयर सिलेंडर. ये एयर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे जैसे वो समुद्र में नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाता है और गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ती चली जाती है. मगर जब वो बैक आते हैं सरफेस पे तो क्या होता है, ये जो हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी है वो घटती चली जाती है. यानी कि ऊपर आने पे प्रेशर घटेगा तो हमारा जो एयर डिजॉल्व था ब्लड में वो भी घटेगा. और ब्लड जो है कैपिलरीज, ये ब्लड की कैपिलरीज है, इसमें आपको एयर बबल्स आएंगे. इस एयर बबल्स जनरेट होने की वजह से हमारे ब्लड का जो फ्लो है, इस ब्लड के फ्लो में आपको ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जिस वजह से आपको यहाँ पर मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में दर्द होगा और कभी कभी तो ये असहनीय होता है और ये मौतनुमा भी होता है, फेटल भी होता है. तो मैंने लिखा है इन डाइविंग, गोताखोरी में, द डाइवर यूजेस एयर सिलेंडर. एज द डाइवर गोज डीपर इनटू द सी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड यानी कि ब्लड इंक्रीजेस. प्रेशर बढ़ेगा, आपने हेनरीज लॉ पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ेगी. On the other side, when he or she come over the surface, its solubility decreases, solubility घटेगा, and air bubbles develop in the blood capillaries and causes muscles cramp due to prevention of the flow of the blood and is called bend. इस कंडीशन को bend के नाम से हम लोग जानते हैं. आइए यहाँ पे हम क्लाइंबिंग की बात करते हैं. जैसे जैसे आप माउंटेनियर्स की बात करते हैं, जैसे जैसे हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते चला जाता है. जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटता है तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा जो सेल्स है उसका डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है. इस वजह से आपको जो पर्सन है, जो माउंटेनियर्स हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, उनको वीकनेस महसूस होता है क्योंकि एनर्जी नहीं बन रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जो कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है.
क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सेल्स को नहीं दे पा रहा है। नौजिया, जी मिचलाना जिसको कहते हैं, लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी, वो भूलने लगेगा, मेंटल एबिलिटी जो है उसका लॉस हो जाएगा, वॉमिटिंग, ये सारे कंडीशंस पैदा होंगे, सिम्टम्स पैदा होंगे, जिसे एनॉक्सिया के नाम से जाना जाता है। यह ऑक्सीजन की कमी से होने वाला है। तो ये क्लाइंबिंग में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस लॉ का। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, और इस पे आधारित आपको कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताता हूँ। बोलिए। आइए, ये जो आपका हेनरीज लॉ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड ए टॉक्सिक गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो पॉइजनस है विथ रॉटन एग लाइक स्मेल, जिसका स्मेल सड़े हुए अंडे की जैसा होता है। इसका यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस? सॉल्ट एनालिसिस। कौन सा सॉल्ट है, किस कलर का, कलर से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, और भी बहुत सारा है पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जिससे हम सॉल्ट के क्वालिटी का टेस्ट करते हैं। अब देखिए, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर इज इतना मोलल, 0.195 मोलल, मोललिटी दिया हुआ, नॉट मोलरिटी, मोललिटी। कैलकुलेट KH, KH मतलब आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। आइए हम देखते हैं, गिवन है हमारा सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी कितना है, यहीं से सारा कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। 0.195 मोलल, मोललिटी, number of mole of solute in 1 kg of the solvent, remember। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा हो गया गैस का 0.195, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये आएगा 55.55 मोल डिवाइड करने पे। देख लीजिए, आपको फॉर्मूला यूज करना है, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, Pg इज इक्वल टू KH इंटू XG। देख लीजिए, हमने ये एग्जैक्ट बनाया है, आपके बुक्स में जो है गैस के मोल को ओमिट किया है सॉल्वेंट के साथ। यहाँ देखिए Pg हमारे पास कितना दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या दिया हुआ है वो आपको देखना है। H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water is 0.195 मोलर, कैलकुलेट KH। बट यहाँ पे आपको प्रेशर की चर्चा करनी है। ये प्रेशर आपका STP पर दिया हुआ है। STP पर देने का मतलब क्या हुआ, देखिए H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis at STP, यहाँ पे छूटा हुआ है at STP। If the solubility of H2S in water is such, calculate KH। आइए, STP का मतलब होता है आपका जो प्रेशर होगा 1 atm होगा, तो हमने लिख दिया 1 atm, और ये KH का वैल्यू हमने लिख दिया। और यदि हम मोल फ्रैक्शन गैस की करते हैं तो वो कैसे होगा, 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस ये वाली 55.55,
अब आप ही बताइए, क्या आप केज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ये एटीएम में हमने यूज किया है, तो हमारा जो आंसर होगा के एच इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लेंगे आप, देख लीजिए सॉल्व करने के बाद आंसर हो जाएगा कितना, 0.195 प्लस 55.55 डिवाइडेड बाय 0.195, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से आपको समझाया कि केज का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। Pg इज इक्वल टू केज इंटू एक्सजी, एक्सजी इज इक्वल टू एनजी बाई एनजी प्लस एनएल। इस तरीके से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ओएसटीपी कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो कि मैंने मिस किया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है, हाउ मेनी मिलीमोल्स, हमें मोल नहीं पूछ रहा है, मिलीमोल पूछ रहा है, तो मोल निकालेंगे तभी मिलीमोल फाइंड होगा। कितना मिलीमोल नाइट्रोजन गैस का डिजोल्व होगा 1 लीटर वाटर में? पहले तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर, इसका मतलब 1000 ml। आप जानते हैं डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया जाए, मास ऑफ वाटर अपन का हो जाएगा 1000 ग्राम, देख लीजिए। और इसके बाद जब हम मोल निकालेंगे इसका लिक्विड का, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 18, इट मीन्स 55.55। आइए, assuming that nitrogen exert a partial pressure of such, तो पार्शियल प्रेशर गैस का दिया हुआ 0.987 बार, आपको दिया हुआ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 76.48 किलो बार है। किलो बार को बार में बदल दीजिए तो इतना आपको क्या हो गया, बार हो गया। अब देखिए हमको पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, Pg इज इक्वल टू KH इंटू XG, और Pg मेरे को पता है, KH भी पता है, और उसके बाद Xg हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड, गैस बहुत कम डिजोल्व होता है इसलिए इसके मोल को नेग्लेक्ट किया हूं मैं, और नंबर ऑफ मोल लिक्विड वाला लिखा हूं 55.55। आप ही बताइए क्या Ng आप कैलकुलेट कर सकेंगे? Ng इज इक्वल टू 0.987 मल्टीप्लाइड बाय 55.55 डिवाइडेड बाय 76480, ये है आपका नंबर ऑफ मोल। मुझे मिली मोल चाहिए, तो मोल बड़ा यूनिट है, मिली मोल छोटा है, तो बड़ा से छोटा में बदलने के लिए मल्टीप्लाई होता है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से करते हैं, यहाँ मोल को मिली मोल में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.987 इंटू 55.55 बाय 76480 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, देख लीजिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट वाला देखा,
हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, रॉटन एक लाइक स्मेल है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है, सॉल्ट टेस्ट में यूज किया जाता है लैब में। एसटीपी पे कंडीशन दिया हुआ है, हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी भी दी गई है 0.195 मोलल। तो सॉल्युबिलिटी मालूम, मोललिटी का मतलब इतना मोल 1 kg सॉल्वेंट में, मोल मालूम, मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम, तो मास मालूम तो फिर मोल भी मालूम, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल फाइंड हो गया। हम लोग जानते हैं Pg इक्वल टू KH इंटू XC, Pg STP तो 1 atm है, तो यहाँ पे KH लिखे हैं, Ng बाई Ng प्लस NL लिखे हैं, KH का वैल्यू हमें मिल गया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी बनाया हुआ है, देखिए, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स, तो पहले मोल निकालेंगे तब मिलीमोल निकलेगा। वाटर 1 लीटर दिया हुआ है, तो पहले हमने वाटर का वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी लिखा, मास लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल 55.55, पीजी दिया हुआ है जी, केएच भी दिया हुआ है जी, हमको एनजी निकालना, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पीजी इज इक्वल टू केएच इज इक्वल टू एक्सजी, पीजी मालूम, केएच मालूम, एक्सजी मालूम, एनजी निकल जाएगा। एनजी निकलने के बाद मिली मोल में बदलने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर ऑल अबाउट दी हेनरीज लॉ। इस पे हम कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रॉल्स लॉ।